गाइस, मैं संजय प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस पर। बेटा, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से बेसिक से हायर लेवल तक क्लियर किया, विद क्वेश्चन क्लियर किया। जेई के क्वेश्चन लिए, नीट के क्वेश्चन लिए और हमने एडवांस के क्वेश्चन भी वहाँ पर सॉल्व किए हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई की होगी। लेकिन एक पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मैं क्वेश्चन देता हूँ ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं करते, तो मुझे क्या पता चल रहा है आपको समझ में क्या आ रहा है। आंसर करोगे तभी तो समझ में आएगा ना कि आप कितना पढ़ पा रहे हो, कितना आप सॉल्व कर पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये आंसर करने पर पता चलेगा। तो बच्चों कमेंट किया करो, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जितना हो सके शेयर करो दोस्तों तक, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, बेसिक से हायर लेवल तक अपना कॉन्सेप्ट रहेगा। बैच नीट, जेई और सीईटी तक है और ईफा बाय प्रजापति सर चैनल से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली है क्या चीज। थर्मोडायनेमिक्स देखो, हमें ये पता है ना कि ये सारी ब्रांचेस हैं। जैसे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, मतलब केमिस्ट्री में था। थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है केमिस्ट्री। क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री विच डील्स स्टडी ऑफ एनर्जी कन्वर्सन्स one form to another form, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अगर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा तो उस ब्रांच को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जो एनर्जी है बेटा, क्या क्या हो सकती है बेटा? हीट भी एनर्जी होती है ना। हीट, एंथैल्पी, वर्क, ठीक है। ये सारी क्या है? एनर्जी ही है। कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाँ वो भी है, ठीक है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? एनर्जी का कन्वर्जन पढ़ेंगे। उससे पहले ये हमें देखना है कि जो ये प्रोसेस होती है ये कहाँ होती हैं। देखो, जब भी ये चीज़ें एक्सचेंज होगी, भाई हीट एक्सचेंज होगी, वर्क एक्सचेंज होगा या एंथैल्पी एक्सचेंज होगा, तो इसके लिए क्या होता है बेटा? एक सिस्टम होता है। क्या होता है? एक सिस्टम, ठीक है। हमने कहा ये एक सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर रिएक्शन हो गया। मतलब इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल। ये ऑब्जर्वेबल होता है कौन? सिस्टम। और क्या होता है? इसी में हमारे पास में वो सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसके बेस पर जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या होती है ये? ऑल असेंबल और असेंबलेंस ऑफ पार्टिकल्स का असेंबलेंस भी इसी में होता है, ऑब्जर्वेशन भी इसी में होता है, ठीक है। और जो इसके ये पार्ट है, मतलब इसके अलावा जरूरी नहीं है ये रहे, ये बाहर का जितना भी पार्ट है इसको बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? सराउंडिंग, ठीक है। ये सराउंडिंग है। ये अपने पास में क्या था? सिस्टम। क्लियर है बात? सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है। क्लियर? सराउंडिंग और सिस्टम के बीच ही होगा ये चीज, एनर्जी का एक्सचेंज, मैटर का एक्सचेंज, सारा किसके बीच होगा? सिस्टम और सराउंडिंग। लेकिन एक्चुअल में इसके साथ तो भाई एनर्जी हो रही है, तो जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ हो रही है? प्रोसेस सिस्टम में होंगे, और सिस्टम में होंगी तो ये तभी तो लिखा मैंने ऑब्जर्वेबल। असेंबलेंस ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं इसमें। बात समझ में आ गई? तो सिस्टम और सराउंडिंग क्लियर हुआ, ठीक है।
इसमें हम कुछ प्रोसेस की बात करते हैं। हम पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। जैसे सिस्टम कितने टाइप का होगा, तो बेटा मेरे पास जो सिस्टम होता है ना वो 3 टाइप का होता है। कैसा कैसा होता है वो देखो। सिस्टम आर 3 टाइप्स। कौन कौन सा? नंबर 1 ओपन सिस्टम, नंबर 2 क्लोज सिस्टम, और नंबर 3 आइसोलेटेड सिस्टम। ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। ओपन सिस्टम, जैसे हमने कहा मान लो ये अपने पास एक कप है, ओके, ये कप है भाई अपने पास में, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो मैंने इसमें गर्म चाय डाल दी चाय, उसके बाद क्या होता है इसमें से वेपर निकलते हैं ऐसे, है ना, और इसका ये पोर्शन भी गर्म हो जाता है। यस और नो बोलो, होता है नहीं होता? ये पोर्शन गर्म हो जाता है, ये पोर्शन भी वार्म हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा ओपन सिस्टम में ये है कप ऑफ टी, कि बेटा ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा, सिस्टम इन विच देखो अगर ये वार्म हो रहा है तो बेटा हीट एनर्जी बाहर आ रही है, इसका मतलब है ना, क्योंकि कप बाहर से वार्म मुझे अगर फील हो रहा है तो मैं ये कहूँगा ना कि अंदर की जो उसमें चाय थी, जो उसमें हीट थी, वो हीट बाहर की तरफ ट्रांसफर हो रही है। तो क्या कहूँगा, सिस्टम इन विच एनर्जी, और बेटा जो इसमें मटेरियल था चाहे वो वेपर बन के ऊपर भी जा रहा है, इसका मतलब जो उसमें मैटर था, पार्टिकल्स जो था वो भी तो चेंज हो रहा है ना। तो क्या होगा, सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर बोथ आर चेंज विथ सराउंडिंग। विद सराउंडिंग मतलब बाहर, है ना, बाहर। क्लियर है? तो इस ओपन सिस्टम में से एनर्जी और ये मैटर दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, चेंज हो रहे हैं। तो हम बोलेंगे दिस सिस्टम इज ओपन सिस्टम, और एग्जाम्पल क्या लेंगे, कप ऑफ टी। क्लियर रहेगी बात? चलो क्लोज सिस्टम में क्या है, ठीक है, देखो इसी को समझते हैं, ठीक है बेटा। ये मैंने कप लिया और इस कप में मैंने यहां पर ढक्कन रख दिया इस बार, ठीक है, ढक दिया इसको। अब होगा क्या, इस बार तो वेपर तो नहीं जाएंगे भाई बाहर, वेपर तो नहीं जाने वाले, लेकिन ये कप जो है ये यहां से तो मुझे वार्म फील होगा। बोले यस और नो, वार्म फील होगा, वार्मनेस तो रहेगी भाई इसमें, यस और नो, बिल्कुल रहने वाली है। अब वार्मनेस रहेगी तो क्या मैं इसको ये समझ सकता हूं कि इसमें क्या होगा, मैटर जो है वो डज नॉट चेंज, मैटर तो चेंज हुआ नहीं, बट एनर्जी चेंज, और किसके रेस्पेक्ट में बेटा, चेंज विद किसके, सराउंडिंग। बताओ मुझे, क्या ये बात आपको समझ में आई? यस और नो? और इसका एग्जांपल क्या है भाई, हमने क्या लिया है, एक कवर किया, किससे कवर किया भाई, किसी ढक्कन से कवर कर दिया, किसको, इसी कप को। ये इसका एग्जांपल हो गया। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है या नहीं? क्लोज सिस्टम समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे मैंने एक थर्मस ले लिया इस बार, थर्मस फ्लास्क है ना, ये ले लिया। आपको पता थर्मस जो फ्लास्क होता है, ठीक है, जब आप इसमें गर्म चाय डाल रहे हो, मान लो मैंने यहां पर टी डाल दी, इसमें टी वार्म है, तो क्या जैसे इसमें ये एंट्री करेगी तो जो इसकी ये सरफेस है बच्चों, क्या ये मुझे वार्म फील होगी या नहीं होगी, बस इतना आप मुझे बता दीजिए। फील होगी या नहीं होगी, वार्म फील होगी या नहीं होगी? नहीं होगी भाई, है ना। तो ये क्या होती है,
ये वार्म फील्ड नहीं होती, इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई, और वो गर्म ही रहती है, जितना डालेंगे उतना ही दिखती है मुझे। इसका मतलब क्या है कि उसका मैटर भी चेंज नहीं हुआ और एनर्जी भी चेंज नहीं हुई। तो इसमें सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम इन विच बोथ एनर्जी as well as matter does not change. क्लियर बात, यस और नो? अच्छा एक बात सुनिए अब बेटा, अगर ये ऐसा हो रहा है कि ये चेंज नहीं हो रहा और बाहर हीट भी नहीं आ रही, तो जो इसके वॉल होंगी, ये वाली वॉल, वो कैसी होंगी बेटा, इंसुलेटेड। यस, वॉल्स आर कैसी होंगी बच्चों, इंसुलेटेड। किस केस में, आइसोलेटेड में। इसकी वॉल्स क्या है, कंडक्टिव बट नॉट इंसुलेटिव। आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए, क्या आपको ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? वेरी 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 गुड। चलो आगे देखते हैं। तीनों सिस्टम हमने क्लियर किए हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर, देखो मान लो ये अर्थ है ना, अर्थ, ठीक है, अर्थ। भाई यहां पर सारी एक्टिविटीज हो रही है, एक्टिविटीज, और इसके सराउंडिंग में ये एनवायरमेंट है। क्या चीज है ये, एनवायरमेंट है नहीं है? अब ये तो मैंने कह दिया सिस्टम था, और जो बाहर का ये है आकाश पाताल, जिसमें हवा है, धूल के कण है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, वो सारा क्या है, वो सारा अपना सराउंडिंग है। ये सराउंडिंग है, और इस टोटल को ही क्या बोल देते हैं, यूनिवर्स बोल देते हैं। बोलो यस और नो, है बहुत सिंपल सी बात। तो यूनिवर्स क्या हुआ बेटा, यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्या इतनी सी बातें क्लियर हुई? बोलो यस और नो, क्या ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल राइट, वेरी वेरी राइट। अब हम बात करते हैं इसमें कि थर्मोडायनेमिक्स की जो प्रोसेस है वो कौन कौन सी प्रोसेस है, ठीक है। चलो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस। नंबर 2 यहां लिखेंगे, उसको वहीं क्लियर करेंगे, ठीक है, एडिएबैटिक नंबर 3 आइसोबैरिक, और बेटा आखिरी में प्रोसेस है अपने पास में आइसोकोरिक, ठीक है। 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल क्या है, ध्यान से सुनना भाई। ये है जिस प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, dt इक्वल टू 0, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडिएबैटिक प्रोसेस क्या है, ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें क्या हो, dq इक्वल टू 0, हीट रिमेन्स कांस्टेंट, हीट रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोबैरिक क्या है बेटा, बार, याद रखना, बार किसकी यूनिट में आता है, प्रेशर। इसका मतलब प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर
remains constant, और लास्ट आइसोकोरिक, दिस इज dV, वॉल्यूम remains constant. कांस्टेंट। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल, थर्मल मतलब एनर्जी, ठीक है, टेम्परेचर, DQ एडियाबैटिक हीट कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, और आइसोबैरिक प्रेशर और आइसोकोरिक वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? तो आपको मुझे पता है ये सारी प्रोसेस क्लियर हो गई होंगे, ठीक है। अभी मैं क्या देखता हूं, इन दोनों में एक डिफरेंस और है। एक क्या था, जो मेन पॉइंट है बेटा, टेम्परेचर ही जीरो है इसमें, बस हीट ट्रांसफर हो सकती है, हीट ट्रांसफर हो सकती है, पॉसिबल, ओके, हीट ट्रांसफर होगी और इसी हीट के बेस पर इसमें वर्क डन होगा, वर्क डन ड्यू टू चेंज ऑफ हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हीट तो जीरो रहेगी लेकिन इसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ये ध्यान मत रखना सर, अगर हीट जीरो है तो टेम्परेचर क्या हो, वो चेंज ना हो ना, टेम्परेचर इसमें चेंज हो सकता है बेटा, टेम्परेचर में भी चेंज, टेम्परेचर चेंज होगा इसमें। दूसरा, वर्क डन जो होगा इसका, वर्क डन ड्यू टू किसके, वर्क डन ड्यू टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ध्यान रखना है। मतलब DQ जो है ना एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें जो वर्क डन होगा वो किसके चेंज होने से होगा बेटा, इंटरनल एनर्जी से। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा लेकिन हीट ट्रांसफर हो सकती है। क्या आपको आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में मेन डिफरेंस समझ में आया? ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, सर अगर टेम्परेचर जीरो है तो हीट डायरेक्टली जीरो होगी ना, हीट डायरेक्टली जीरो होगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर तो जीरो भी हो सकता है और टेम्परेचर 2 भी हो जाए। अब वाटर देखो आप, माइनस में ले लो, चलो टेम्परेचर माइनस में हो सकता है भाई, माइनस में बहुत ज़्यादा कूल होगा और जीरो पर थोड़ा कम कूल होगा। ऐसा ये मत थोड़ा ये कि उसमें आग लग गई है, आग हीट गर्म करने से कोई वो नहीं है भाई इनका रिलेशन, ठीक है। हीट अलग फंक्शन है और टेम्परेचर अलग है। क्लियर बात? ठीक है, चलो यहां से अपने 4 प्रोसेस होने के बाद अभी हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। कौन कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? फंक्शन की बात कर लेते चला। स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। देयर आर सम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। कौन कौन से बेटा वो देखो, SHP VATUG, मैंने एक ये बना दिया है ना, इसको थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बोलते हैं। पता आपको क्या बोलते हैं इसको? थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। ऐसा SHP VATUG, S क्या है यहां पर? एंट्रोपी। H क्या है? एंथैल्पी। P क्या है बच्चों? प्रेशर। T आप जानते हो टेम्परेचर। V क्या है यहां पर? V वॉल्यूम।
और U क्या है, इंटरनल एनर्जी, G क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, और A क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब पार्टिकल्स वगैरह, ठीक है, पार्टिकल्स। ध्यान रखना बेटा, ये सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं। अब आप कहने लगो सर Q नो, W वर्क डन नो, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नहीं है, ये है थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। क्लियर है, इन्हीं के बेस पर सारे थर्मोडायनेमिक्स हम क्लियर करेंगे। ओके चलो, तो बेटा ये कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स जब होगा तो ये कहता है स्टेट ऑफ सिस्टम कि देयर आर टू फंक्शन। कौन कौन सा, नंबर 1 स्टेट फंक्शन एंड नंबर 2 पाथ फंक्शन। ठीक है, जो पाथ पर डिपेंड ना करे, पाथ इंडिपेंडेंट हो लेकिन इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी पर डिपेंड करे, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। जो स्टेट वेरिएबल हो, स्टेट फंक्शन हो, ये रहा। ठीक है, ये क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, इसको पाथ से लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। और ये डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। सो दीज फंक्शन आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। और एग्जाम्पल क्या है, ये लिखे हुए सारे इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एस एच पी वी ए टी यू जी, सारे। पाथ फंक्शन क्या है, जो केवल पाथ पर डिपेंड करे, ओनली पाथ डिपेंडेंट। देखो दिख रहा क्या है, यहां तक आज दिख जाएगा, ओनली पाथ डिपेंडेंट, नॉट स्टेट। बेटा इसके एग्जाम्पल में केवल 2 हैं, एक तो Q है हीट और दूसरा W। ध्यान रखना आपको, केवल अपने पास में पाथ फंक्शन और Q ही पाथ फंक्शन कौन कौन है, W और Q, ये दोनों ही पाथ फंक्शन है। बाकी सारे जितने भी वेरिएबल्स मैंने लिखे हैं सारे के सारे स्टेट फंक्शन हैं। उम्मीद है पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन आपको क्लियर रहा होगा, है ना। चलो, इसके बाद 2 प्रॉपर्टी और है, एक इंटेंसिव और देन एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और सेकेंड वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे समझेंगे भाई दोनों प्रॉपर्टीज को, देखो पहली बात ये करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, उसके ही रेस्पेक्ट में ये बताएंगे, ठीक है बेटा। ये है द प्रॉपर्टी which depend of nature of particles, है ना। किसके नेचर, किसके बेस पर, सिस्टम, पार्टिकल्स इन सिस्टम, ठीक है। बट ये क्या है, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम, but depend upon quantity or amount of substance, या पार्टिकल्स बोलो या मैटर बोलो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑल मोलर क्वांटिटी
आर इंटेंस और मोलर एंड स्पेसिफिक। ध्यान रखना बेटा, जिस भी क्वांटिटी के साथ मोलर या स्पेसिफिक जुड़ जाए वो ऑलवेज इंटेंसिव रहेगी। ध्यान रखना ये बात। ऑल मोलर क्वांटिटी आर स्पेसिफिक और मोलर और स्पेसिफिक क्वांटिटी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव इन नेचर। ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर क्या, इंटेंसिव। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या बेटा, इंटेंसिव। ओके, आप कहोगे मास, बेटा मास तो डिपेंड करता है, ये रहा ना यहाँ पर, ये रहा यहाँ पर मास। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या लिखोगे, मास वॉल्यूम, है ना, मास वॉल्यूम, ये सारे किस में आते हैं, एक्सटेंसिव, जो अमाउंट पर डिपेंड करे। भाई अमाउंट, वॉल्यूम किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, अमाउंट पर डिपेंड। मास किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, वो भी अमाउंट पर डिपेंड है ना। सेम ऐसे इसमें क्या क्या भाई एग्जाम्पल में, जैसे प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, स्पेसिफिक हीट, है ना, यहाँ केवल हीट, मोलर हीट या मोलर हीट, एक ही बात है। क्लियर, प्रेशर, ये कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट, और इसमें और क्या आएगा भाई, इसमें एंट्रोपी, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे अमाउंट पर बेस होगा वो एंट्रोपी। इसमें एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी। ठीक, गिव्स फ्री एनर्जी, मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, करो फ्री एनर्जी। तो ये सारी चीजें आती है अपने इंटेंसिव में, और ये आती है अपने पास में एक्सटेंसिव में। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें हम लास्ट क्या देखते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस इसमें करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या था, प्रोसेस। कौन कौन सी प्रोसेस, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस, और यहां पर लिखेंगे बच्चों इरिवर्सिबल। मतलब मैं एक टेबल बनाऊंगा, चार्ट बनाऊंगा, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है बेटा, ऐसी प्रोसेस जो रिवर्स हो, मतलब अगर उसमें कोई फैक्टर हम लगा रहे हैं प्रोसीड करने का, जैसे मान लो ए से हम बी बना रहे हैं, कुछ कंडीशन लगाई होगी यहाँ पर, प्रेशर, टेम्परेचर, है ना, कुछ लगाया होगा। अगर उतनी ही अमाउंट में इधर से लग जाए तो ये बैक आ जाता है, दैट इज रिवर्सिबल। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कंप्लीटली क्या होता है, ए से बी बन जाता है ना। तो कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट हैं इनके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के, वो क्या क्या, देखो पहली बात तो अगर ए से बी बन रहा है और बी से फिर ए भी बन जाता हो, इक्विलिब्रियम आ जाता हो, इसका मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट होने में बहुत सारा टाइम लगेगी, फाइनाइट टाइम लगेगी, है ना। तो हम लिखेंगे दिस इज, नंबर पहला पॉइंट, दिस इज आइडियल प्रोसेस एंड टेक्स इनफाइनाइट टाइम। रिवर्सिबल है ना, इनफाइनाइट टाइम। क्लियर, इनफाइनाइट टाइम लेगी। और ये कैसी बेटा, दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कैसी है, दिस इज
spontaneous process and proceed by finite time, infinite time, finite टाइम। मतलब इसमें टाइम हो सकता है कुछ फिक्स होगा लेकिन हो जाएगा, बट इसमें टाइम फिक्स नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें जो फोर्सेस है बेटा, है ना, फोर्सेस, इनफाइनेटिसिमली फोर्सेस, इनफाइनेटिसिमली forces are greater than opposing forces, और इसमें क्या होगा, these forces much greater than opposing forces, opposing forces। इसका मतलब क्या बेटा, इसके जो फोर्स है ए से बी बनने वाले और बी से ए बनने वाला, ए से बी बनने वाला इनफाइनेटिसिमली फोर्सेस और बी से ए बनने वाला अपोजिंग फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ना बेटा, ये ए से बी बनने वाला, ये थोड़ा ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी से ए। क्लियर? लेकिन इसमें क्या है, ए से जो बी बन रहा है ना, जो फोर्स लग रहा है ए से बी बनने वाला, वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ये रिएक्शन कभी बैक नहीं आती है। बात समझ में आएगी? ठीक है। तीसरा पॉइंट बेटा, इस रिएक्शन में क्या होता है, मैक्सिमम वर्क होता है। क्या होता है? ऑब्टेन्ड मैक्सिमम वर्क लेकिन इसमें नॉट ऑब्टेन्ड वर्क, मैक्सिमम वर्क, लेकिन इसमें मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड नहीं होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इस प्रोसेस में ए से जब बी बनता है तो बहुत सारी छोटी छोटी स्टेज आती है जिन पर इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है? इक्विलिब्रियम फॉर्म at many stages, इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है बहुत सारी स्टेज पर। ठीक है, और दीज आर स्लो प्रोसेस, और ये स्लो प्रोसेस होगी। इसमें क्या बेटा, इक्विलिब्रियम बनेगा तो सही, लेकिन या तो बनेगा इनिशियल पर या बनेगा फाइनल पर, बस, और इक्विलिब्रियम नहीं बनने वाला है। इक्विलिब्रियम अटेन एट इनिशियल एंड ए फाइनल स्टेज, क्लियर? और जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं वो बच्चों क्या होती हैं, सारी इरिवर्सिबल नेचर होती हैं। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। क्या आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच डिफरेंस क्लियर हुआ कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है और इरिवर्सिबल क्या होती है? बहुत सिंपल था, ये कुछ पॉइंट थे इनकी। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में समझो तो ए से बी, बी से ए बन सकता है, और ए से बी तो बी से ए नहीं बन सकता। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो बेटा, वाटर से आइस, वाटर है ना, वाटर से आइस भी बन सकता है और आइस से वाटर भी बन सकता है, दैट इज रिवर्सिबल। बन सकता है भाई, वाटर में आप हीट दो
तो आइस बन जाएगा, और आइस से हीट निकाल दो तो वाटर बन जाएगा। फ्रिज में क्या होता है, यही तो होता है, उससे हीट ही तो निकाली जाती है, कंज्यूम कर लेती है, तो क्या बनता है, वाटर बनता है। इरिवर्सिबल कोई प्रोसेस, नेचुरल जितने प्रोसेस है, जैसे मिल्क से कर्ड, मिल्क से क्या बन गया, कर्ड। क्या कर्ड से कभी मिल्क बन सकता है, नो। ये ऐसे प्रोसेस नहीं हो सकती, लेकिन ये ऐसे हो सकता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है भाई। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, सबसे पहली बात बेटा, इंटरनल जो एनर्जी होती है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और होती क्या है इंटरनल एनर्जी, इसको डिफाइन करते बेटा यू से, है ना, यू से डिनोट करते हैं। तो यू जो होता है ना, इट इज ए सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं U की बात करता हूं तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। थोड़ा सा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है। देखो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है बेटा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस contribute by particles। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वो क्या 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 शो करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है तो हम कहते हैं उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उसमें है, लेकिन सॉरी पोटेंशियल एनर्जी उसमें है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, ये होती है ड्यू टू मोशन। कौन कौन सा मोशन बेटा, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल हो सकता है, वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है। तो इन मोशन, ये मोशन जिगजैग होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, जिगजैग होते हैं ये मोशन इसमें, ठीक है। तो इन मोशंस की वजह से इसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, ठीक है, सिस्टम में, और पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जो भी उसमें मटेरियल है, जो भी वो सिस्टम है, उसमें इंटरनल एनर्जी होगी। बात समझ में आई। इनका सम ही उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या करता है, डिफाइन करता है। बोलो बात क्लियर है, यस, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या है अब कि इंटरनल जो एनर्जी होती है ना, थोड़ा सा और देखेंगे अब इसके बारे में हम पॉइंट, ठीक है, इंटरनल एनर्जी के बारे में। पहला पॉइंट बेटा क्या है कि फॉर आइडियल गैस, अब बच्चों आइडियल गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो होते नहीं है ना। क्या होता है बेटा, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ध्यान रखनी बात, मोलिकुलर फोर्सेस, अगर इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। बोलो बात क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो आइडियल गैस होगी क्या बेटा, आइडियल गैस आर प्योर काइनेटिक इन नेचर। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या ये बात क्लियर हुई कि जो आइडियल गैसेस जो होती है ना बेटा, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो नहीं होते। अब फोर्सेस नहीं है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फोर्सेस की वजह से थी। दूसरा पॉइंट, आइडियल गैस प्योर काइनेटिक नेचर की होगी, तो फिर क्योंकि मूवमेंट तो करेंगे, वो वाइब्रेशन हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, मोशन तो होगा,
तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जो होगी, इंटरनल एनर्जी जो होती है बेटा आर इंक्रीज्ड बाई टू वेज। उसको दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1 वर्क ऑन द सिस्टम। अगर हम सिस्टम पर वर्क करा दें, अगर हमने सिस्टम पर वर्क कराया तो जो पिस्टन होगा, पिस्टन ठीक है गैस का, वो अप डाउन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, वर्क ऑन द सिस्टम पहला। इससे इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, बोलो बात समझ में आई। मतलब वर्क डन मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज किया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर बात। बाय हीटिंग द सिस्टम, सेकंड पॉइंट क्या बेटा, बाय हीटिंग द सिस्टम, हीटिंग द सिस्टम। क्लियर। अगर मैं सिस्टम को हीट कर दूं तो भी क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। आपको पता है बात, देखो मान लो ये मेरे पास में क्या है, एक वेसल्स है, और बच्चों इसमें गैस है ना। और अगर मैंने क्या बोला कि गैस अगर मूवमेंट करेंगे इधर 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 इधर, किधर भी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन होगा। मैंने बोला जिग जैग मोशन करती हैं वो, ठीक है, प्रॉपर हो रहा। अगर मैं कह दूं मैंने इसके नीचे हीट और दे दी, इसको भाई हीट दे दी यहाँ से, ऐसे ये हीट प्रोवाइड की, तो क्या जो ये गैस यहाँ पर ऐसे ऐसे मोशन कर रही थी बेटा, और फास्ट करेंगे क्या मोशन, यस और नो। तो जितने फास्ट मोशन करेंगे क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बिल्कुल। और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो हम कहते हैं क्या कि बेटा इंटरनल एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी ही तो थी वो। बोलो बात समझ में आई। ये एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, किससे, हीटिंग से। वर्क डन कैसे, इस पर वर्क करेंगे, अगर हम पिस्टन को पुश कर रहे हैं ऐसे नीचे ऊपर, तो गैस क्या होगी बेटा, जो मूव कर रही थी इधर उधर, वो और ज्यादा स्ट्राइक करेगी या नहीं करेगी, काइनेटिक एनर्जी फिर भी बढ़ेगी, दैट इज इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। बोलो समझ में आई बात, यस। एक छोटा सा पॉइंट और इसमें जो मैं तुम्हें क्लियर करने वाला हूं कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो। क्या होता है, जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नॉट एनी चेंज, मतलब जीरो। बात समझ में आ गई। बस इतना सा ध्यान रखना, जैसे मान ले कोई प्रोसेस यहां से चला है, ये है इनिशियल ए, यहां से गया बी, बी से आया सी, सी से आया डी, और डी से फिर से ए। तो डी से ए जब आया ऐसे घूम कर आया वो, तो बेटा डेल्टा यू जो है वो जीरो, कोई चेंज उसमें नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर है बात, मतलब जैसा पहले था वैसा ही अब होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मुझे उम्मीद है इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी तो ये नेचर पर डिपेंड करते, अमाउंट पर डिपेंड करती थी, ठीक है। चलो, और क्या बेटा, इंटरनल जो एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी आर स्टेट फंक्शन। मतलब कि इंटरनल जो एनर्जी होगी बेटा डेल्टा यू, वो डिपेंड करेगी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कि फाइनल कितनी थी और इनिशियल कितनी है, ठीक है। इस पर ये डिपेंड करने वाली है। अभी हम दो प्रॉपर्टी की बात और करेंगे, फर्स्ट हीट एंड सेकेंड वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा दोनों ही, ठीक है। हीट का सिंबल लगाते हैं हम Q,
और वर्क डन का लगाते हैं स्मॉल w। ठीक है, क्यों? हीट होता है। अब हीट है क्या भाई? ये एक एनर्जी ही है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट होती है। ठीक है, क्या है ये? फॉर्म ऑफ एनर्जी which change in one system to another system। हाँ, ये हीट ही है बेटा, बिल्कुल। हम इसको वन सिस्टम मान लो। ये क्या था बेटा? ये हीट हॉट सिस्टम था, हॉटेड, और ये कैसा था बेटा? कोल्डर। तो कोल्ड से मतलब हीट से, हॉटेड से कोल्ड की तरफ जाएगी हीट, तो हम कहेंगे कि हीट ट्रांसफर हो गई। हीट क्या होगी? ट्रांसफर होगी। हीट क्या होगी? ट्रांसफर। तो एक पाथ है, इसलिए हमने लिखा था हीट जो है बेटा वो पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन। ठीक, और ये भी पाथ है। देखो, मान लो मैंने यहां पर ये कहा आपसे कि मेरे पास में यहां पर आइस है ना। अब क्या होता है? इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा टेम्परेचर। तो इस सराउंडिंग में जैसे ही इन्वायरमेंट में रखी जाएगी बेटा, तो यहाँ तो 25 डिग्री होता है सेल्सियस सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग का जो हीट है वो इसको लगेगा। बोले यस और नो? अगर इसको हीट लगेगी सराउंडिंग की 25 की, तो क्या आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें? वाटर में, है ना। मतलब जो इसका पहले क्या था 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पर तो कुछ नहीं था, तो यहां पर क्या था बेटा? अब ये दोनों क्या हो गए? इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका आइस का और वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा बेटा? वो सेम हो जाएगा। बोलो यस और नो? हो जाएगा नहीं? मतलब आइस का 0 नहीं रहने वाला अब, क्योंकि इससे क्या होगा? इक्विलिब्रियम। जो भी इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर था वो इससे क्या हो गया? इक्विलिब्रियम बना गया। अगर यहाँ से 25 डिग्री था तो ना 25 इसको लग रहा था पहले, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो अटेन होगा इनके बीच में, तो यहाँ कुछ अलग ही टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर C यहाँ पर, या K बोल दो, केल्विन। ठीक है, क्लियर बात? कि नहीं? C ही बोलो, डिग्री सेल्सियस में है तो C बोलेंगे। तो ये एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर अटेन हो चुका। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक कोल्ड बॉडी और एक ये क्या है? हॉट बॉडी। तो इसका टेम्परेचर इधर की तरफ ट्रांसफर हो गया, मतलब सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर हुई है। कहाँ से हुई है बेटा? सराउंडिंग टू सिस्टम। क्लियर बात? सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर किधर हो गई? सिस्टम की तरफ, आइस की तरफ हो गई, और आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, मतलब उसको हीट दी गई है। क्लियर? अब इस हीट के बेस पर 2 टाइप के प्रोसेस फिर बनती है। ठीक है, कैसे देखते हैं अभी। बेस्ड अपॉन हीटिंग। नंबर 1 बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और नंबर 2 है बच्चों एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। मैं दोनों बातें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो बेटा, एक्सोथर्मिक मतलब क्या है? हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम या बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम लिखो। क्लियर? इससे हीट रिलीज होगी, और रिलीज होगी तो हम उसको माइनस सिंबल, -Q, मतलब Q जो होगा यहां पर वो क्या होगा? नेगेटिव। ऐसा लिखो। नेगेटिव जो सिंबल है ना बेटा, ये दिखा रहा है रिलीज होने को। किसको दिखा रहा है? रिलीज होने को। लेकिन इसमें क्या एंडोथर्मिक बेटा? हीट आर एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। इसका मतलब Q इक्वल टू पॉजिटिव।
Q इक्वल क्या हो गया पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव सिंबल क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव सिंबल ये दिखा रहा है कि इस सिस्टम में मान लो कोई ये सिस्टम था, ठीक है, ये एक सिस्टम था, इसमें अगर मैंने ये सोर्स है अपना SOURC, यहां से अगर हीट दी ऐसे, ये हीट गई, तो ये तो प्रोसेस होगी बेटा कौन सी, एंडोथर्मिक। और इस सिस्टम से, ये सिस्टम है, अगर इससे हीट निकल के गई ऐसे गई, तो ये प्रोसेस होगी बेटा एक्सोथर्मिक। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी बात, है ना। हम एक प्लॉट से भी इनको समझते हैं, यहाँ तो ये तो क्लियर है बातें, चलो एक प्लॉट से देखते हैं अभी क्या होता है। इनका एक अच्छा सा प्लॉट बनाते हैं हम, देखो ध्यान से सुनना भाई, ये वैसे काइनेटिक्स में भी आता है और इसमें भी आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक यहां पर, ठीक, ध्यान से देखना बेटा, ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, प्रोसीड, और ये उसकी एनर्जी। बच्चों ये है रिएक्टेंट R, ठीक है, ये है रिएक्टेंट, और यहां से एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड की है, तो ये बना, और यहां बना बेटा प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान सुनना भाई, ये जो एनर्जी है इसकी, ये वाली कि देखो यहां से यहां तक क्या है, मान लो मैंने यहां पे लिखा है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कितने फैक्टर में है, 2 है, लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है बेटा, प्रोडक्ट की एनर्जी 1 में है। इसका मतलब जब रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी थी, लेकिन जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो उसके पास कितनी एनर्जी बची है बच्चों, कितनी एनर्जी बची है, कितनी एनर्जी बची है, 1, और यहां पे कितनी थी, 2। इसका मतलब 2 से 1, तो कितनी एनर्जी खर्च हो चुकी, कितनी एनर्जी खर्च हो चुकी है, खर्च हो जाइए बेटा 1 फैक्टर में ही। क्लियर। तो यही तो बोला मैंने कि हीट रिलीज बाय द सिस्टम, यहां पर पहले 2 फैक्टर में क्या थी, एनर्जी थी, और अब कितनी एनर्जी प्रोडक्ट में 1, तो कितनी गायब हुई, कितनी रिलीज होगी, 1। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी डेल्टा H, बोलो, ठीक है, डेल्टा H रिएक्टेंट का हाई है, किससे, H प्रोडक्ट से, तो रिएक्शन कौन सी होगी, रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। बोलो समझ में आई ये बात। और अगर मान लो ये रिएक्टेंट था, फिर से ऐसा ही करेंगे हम, ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है इधर, और यहां पर एनर्जी, ठीक है, थोड़ा सा इसको 2 ही कर लेते हैं ऐसे। ये बच्चों रिएक्टेंट है अपना, यहां से एक एनर्जी इसको दी और ये बन गया यहां पर प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान सुनना बेटा, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी, कितनी थी, 2, लेकिन जब हमने इसको एनर्जी यहां से ये प्रोवाइड की है, ये वाली, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी जब प्रोवाइड की है मैंने, ये इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड की है, तो बेटा प्रोडक्ट में एनर्जी कितनी आई है, देखो 3 फैक्टर। इसका मतलब इस प्रोडक्ट ने जब यहां से एनर्जी हमने दी है एक्टिवेशन, तो उसका 1 फैक्टर ये वाला कंज्यूम कर लिया। बोलो बात समझ में आई, दोबारा सुनो, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी, 2 फैक्टर में, लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है बेटा, 3 फैक्टर में। इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट की 2 फैक्टर की एनर्जी थी वो तो उसकी थी, जैसे ही मैंने एक्टिवेशन एनर्जी इसको दी रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए, तो इसकी एनर्जी टोटल होगी 3 फैक्टर, 2 तो किसकी थी, रिएक्टेंट की, 3 होगी, तो इसका तो तीसरी आई कहां से,
तीसरी आई है इसके एब्जॉर्बेंस से, मतलब इसने 2 से 3 बनाया तो कितनी एब्जॉर्ब हुई, 1 एब्जॉर्ब हो गया इसमें। और जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए तो प्रोसेस कौन सी, एंडोथर्मिक। आपसे एग्जामिनर कैसे पूछेगा कि एंथैल्पी जो है वो रिएक्टेंट के वो कम होनी चाहिए या फिर ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की एंथैल्पी, प्रोडक्ट। बोलो ये बात समझ में आई है। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या हीटिंग ऑफ प्रोडक्ट आर हायर देन एंथैल्पी और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। बोलो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस समझ में आई या फिर नहीं आई, जल्दी बताओ मुझे। मोस्टली जो प्रोसेस होती है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं वो सारी एक्सोथर्मिक होती है। स्टेबल जो प्रोसेस होती हैं वो सारी कौन सी होती हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस कौन सी होंगी, एक्सोथर्मिक। स्टेबल जो प्रोडक्ट होती हैं वो भी कौन सी होती हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक। क्लियर है बात। क्या आपको इतनी सी बातें प्लॉट के थ्रू समझ में आई, यस और नो? बहुत अच्छी बात बच्चों, बहुत बेटर, बहुत बेटर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स बनाओ, गारंटी दे रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ इस बात का कि एक भी क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का बचेगा नहीं। सारे नीट हो, जेई हो, सीईटी हो या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन यहीं से करेंगे, यहीं से करेंगे। बच्चों जिनका एनईवीएस, केवीएस और या फिर किसी टेट का एग्जाम होगा ना, उनके लिए भी ये वीडियो होने वाली है। अपना देखते रहें, अच्छे से सॉल्व करते रहें और एक ही बार में सिलेक्शन लेंगे। चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।